स्वागत करता हूं मैं आप सभी छात्र एवं छात्राओं को आपका अपने ही यूट्यूब चैनल स्ट्रगल आर्ट्स क्लासेज में। मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आज हम लोग क्लास 12 दिगंत भाग 2 के गद्यखंड चैप्टर 2 जो उसने कहा था चैप्टर है, उसी चैप्टर को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इससे पहले इस चैप्टर का हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैप्टर का एक्सप्लेन नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, जाकर देख लीजिएगा वहाँ से। यहाँ पर बिना टाइम को व्यतीत किए हुए चलिए हम लोग इस चैप्टर का प्रश्न उत्तर करते हैं। अभी वो भी अपने ही शब्दों में करेंगे और आप लोगों को यहीं पर समझ में भी आ जाएगा, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, इसमें जो पहला जो प्रश्न दिया हुआ है, पहला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है। कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। प्रश्न को समझिए। बोला कि उसने जो कहा था यह जो कहानी है यह कितने भागों में बटी हुई थी। जब हम आप लोगों को जब पाठ पढ़ाए थे उस समय बताया था ना, यह कहानी 5 भागों में बटी हुई है। फिर पूछ रहा है कि कहानी के कितने भागों में वो युद्ध का वर्णन है। तो देखिए उत्तर देखिएगा, उसने कहा था जो कहानी है, यह कहानी उसने कहा था कहानी को 5 भागों में बांटा गया है। इस पूरी कहानी के 3 भागों में युद्ध का वर्णन है, दूसरे, तीसरे तथा चौथे भाग में युद्ध का दृश्य है। मतलब कौन कौन से 3 भाग में युद्ध का वर्णन है, तो दूसरा, तीसरा और चौथा। अब सवाल उठ रहा है कि पहला और पंचवा में क्या है। तो पहला कहानी में जब हम आप लोगों को पढ़ाए, पहला जो भाग है उसमें जब आप लोगों को हम पढ़ाए तो उसमें यही ना बताए थे कि उसमें एक अमृतसर शहर है, जिस शहर की वो बड़ाई किया जा रहा है कि यह शहर ऐसा है वैसा है, यहाँ भीड़ उड़ लगती है तो वहाँ पर लोग एक दूसरे से गला गलौज नहीं करते और वहाँ पे प्यार से बोलकर साइड करके वहाँ पर हटाया जाता है। और उसके बाद पहला भाग में यह बताया गया है कि उसी अमृतसर शहर के चौक पे एक लड़का और एक लड़की जाकर वहाँ पर मिलता है। इस प्रकार पहला भाग में प्रेम का वर्णन है और दूसरा, तीसरा और चौथा जो भाग है उसमें युद्ध का वर्णन किया गया है। और पांचवा जो भाग है, पांचवा भाग में यह बताया गया है कि जब मृत्यु नज़दीक आती है तो सारे स्मृतियाँ जो है साफ होने लगती है। जैसे लहना सिंह की मृत्यु काफ़ी नज़दीक आ गया था तो देखे कैसे उन पर से समय की जो धुंध है वो बिल्कुल हट गया था। सारे मतलब जो भी घटनाएं घटित हुई थी वो सब याद आने लगा था। वो भी प्रश्न आएगा तो कराएंगे। फिलहाल अभी इस प्रश्न का उत्तर याद रखिए कि यह कहानी जो है 5 भागों में बटी हुई है और 3 भाग में युद्ध का उन्होंने कौन कौन सा, तो दूसरा, तीसरा और चौथा में युद्ध का दृश्य दिखाएगा, मतलब युद्ध का वर्णन है। 2 नंबर प्रश्न देखिएगा। 2 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है, 2 नंबर प्रश्न बोल रहा है कहानी के पात्रों की एक सूची बनाइए। देखिए यह जो प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से नहीं है, यह प्रश्न एग्जाम में आप लोगों से नहीं पूछा जाता, फिर भी मैं सोचा कि चलिए इस प्रश्न को भी कर लेते हैं। देखिएगा इस प्रश्न का उत्तर क्या बोल रहा है। कहानी के मुख्य पात्र लहना सिंह है। अगर सबसे मुख्य पात्र की बात करें तो लहना सिंह है, क्योंकि उसी के इर्द गिर्द जो यह कहानी है घूम रही है। देखिएगा जिसके इर्द गिर्द इस कहानी की घटनाक्रम घूम रहे हैं उसके अतिरिक्त भी और भी पात्र दिया हुआ है, जैसे कि जमादार लहना सिंह, वही सबसे मुख्य पात्र लहना सिंह, लेकिन इसमें और भी पात्र है बहुत सारा। जमादार लहना सिंह हो गया, सूबेदार हजारा सिंह हो गया, उसके बाद बोदा सिंह हो गया जो कि सूबेदार हजारा सिंह के बेटा है। एक वजीरा सिंह हो गया जो कि पूरा पलटन का क्या था, विदूषक था। एक लप्टन साहब हो गया, और क्या है उसके बाद अतर सिंह जो कि अतर सिंह इसके मामा थे। और सूबेदारनी जो कि सूबेदार के क्या है, सूबेदारनी सूबेदार के कौन लगती है, तो उसके आपस में पति पत्नी का रिश्ता। और बोधा सिंह जो है उसका क्या है, बेटा है। चलिएगा हम लोग इसमें प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या बोल रहा है कि लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे। अरे पूरा पाठ तो लहना सिंह के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। हमने पाठ को बहुत ही विस्तार से पढ़ाया, बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है। तो लहना सिंह के बारे में परिचय आप लोग भी अपने शब्द में दे सकते हो। वैसे चलिए हम इसको थोड़ा सा अपना शब्द में भी बता देते हैं, समझ में आ जाएगा। चलिए देखिएगा इसमें क्या बोल रहा है। लहना सिंह एक वीर सिपाही थे। लहना सिंह क्या थे, एक वीर सिपाही थे, क्योंकि वो किसी भी चाहे कितना भी बड़ा घटना हो देखकर नहीं घबराते थे, इसलिए लहना सिंह एक वीर सिपाही थे। वह इस कहानी के मुख्य पात्र एवं नायक थे। लेखक ने कहानी में उसके चरित्र को पूरी तरह से उभारा है। कहानी में उसके चरित्र को क्या क्या है, पूरी तरह से उभारा है। कहानी में उसके चरित्र की निम्नलिखित व्यवस्था उभर कर सामने आई है। जैसे देखिए लहना सिंह एक सच्चा प्रेमी था। बचपन में उसके हृदय में एक अनजान भावना ने जन्म लिया। अब अनजान भावना क्या था, कौन सा था, तो वो प्रेम था जो कि अमृतसर शहर के चौक पर आपस में दोनों मिलते हैं और उसके प्रेम हृदय में क्या होता है, एक अनजान भावना जन्म लेती है। वो अनजान भावना क्या है, तो प्रेम है। और देखिएगा और भी थोड़ा सा और आंसर देखते हैं, क्योंकि यह प्रश्न 5 नंबर में पूछता है। यह बात सच है कि उन्हें अपना प्रेम न मिल सका, किंतु
फिर भी उसने सब पूरी सच्चाई से उसे अपने हृदय में बसाए रखा। सच है, सही बात है कि उसे अपना प्रेम नहीं मिल सका, फिर भी उसने पूरी सच्चाई से उसे अपने हृदय में बसाए रखा। वो कौन थी? तो वो सूबेदारनी थी। आप लोगों को जब हम पाठ पढ़ा है तो उसमें विस्तार से बताए हुए हैं। लहना सिंह बहादुर तथा निडर व्यक्ति का स्वामी है, तभी तो उसने युद्ध में पूरी तरह से समझकर उसमें भाग लिया। वह एक निडर बहादुर व्यक्ति है, तब ना उसने देखे जब वहाँ पे नकली लेफ्टिनेंट साहब गया था तो लहना सिंह ने क्या किया कि उसे किस तरह से हरा दिया और उसे किस तरह से 2 बंदूक अच्छा से दिया और किस तरह से उसे वहाँ पर मार भी दिया। हालांकि इनको भी कुछ वहाँ पर चोट लगी और बहुत सारे इनको भी जख्म हुआ। देखिएगा आगे, सूबेदारनी लहना सिंह से अपने पति और बेटे की प्राणों की रक्षा करने की बात कही थी, तो लहना सिंह ने उसे एक वचन की तरह निभाया और इसके लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे दी। देखिए वही सूबेदारनी लहना सिंह को एक अमृतसर शहर के चौक पर मिली थी, जो कि बचपन में 8 वर्ष की अवस्था में लड़की मिली थी और 12 वर्ष की अवस्था में वो लड़का मिला था। जब वो उस लड़की सूबेदारनी की पति और बेटा युद्ध में जाता है तो सूबेदारनी लहना सिंह से वचन लेती है कि आप मेरे पति और मेरे बेटा को प्राणों की रक्षा करना। ठीक क्या लहना सिंह करते हैं? उसके रक्षा भी करते हैं, ऐसा नहीं कि उसके रक्षा भी करते हैं और अपने प्राण की आहुति तक दे देते हैं, लेकिन उन लोगों को थोड़ा सा आँच भी नहीं आने देते हैं। देखिएगा 4 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? पाठ से लहना और सूबेदारनी के संवादों को एकत्र करें। देखिए ये भी प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से नहीं है, फिर भी हम करा देते हैं। पाठ से लहना सिंह और सूबेदारनी के कुछ संवाद है जो कि निम्नलिखित है, नीचे दिया गया है, देखिएगा। चलिए देखिएगा कौन सी प्रश्न हम लोग कर रहे थे। अगला जो प्रश्न था हम लोग 1, 2 और 3 प्रश्न कर लिए। प्रश्न नंबर 4 है, क्या बोल रहा है 4 नंबर प्रश्न में? पाठ से लहना और सूबेदारनी के संवादों को एकत्र करें। देखिएगा इसका उत्तर बता रहे, पाठ से लहना और सूबेदारनी, लहना सिंह और सूबेदारनी, यहाँ पर थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है। पाठ से लहना और सूबेदारनी के कुछ संवाद है जो कि निम्नलिखित है, नीचे दिया गया है। चलिए देखते हैं किस प्रकार से वो लोग में आपस में संवाद होता है। देखिएगा ये जो संवाद है ये बचपन का संवाद है, जहाँ पर अमृतसर शहर के चौक पर दोनों जब मिलते हैं तो वहीं पर संवाद होता है। जैसे कि देखिएगा, तेरे घर कहाँ है। देखिएगा आपस में दोनों में किस तरह से संवाद होता है। तेरे घर कहाँ है? मगरे में। देखिए लड़का पूछता है उस लड़की से कि तेरे घर कहाँ है, लड़की बोलती है मगरे में, और फिर लड़की सवाल करती है और तेरे, तो वो लड़का जो है लड़की को जवाब देता है कि मेरा घर तो मांझे में है। देखिए लिखा हुआ मांझे में, तो मेरा घर तो मांझे में है। फिर देखिएगा यहाँ कहाँ रहती है, वही लड़का उस लड़की से सवाल करता है यहाँ कहाँ रहती है, तो वो लड़की जवाब देती है अतर सिंह के बैठक में, वे मेरे मामा होते हैं। इसको समझते चलिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी काम देगा। लड़की के मामा का नाम क्या था? अतर सिंह। और क्या है, अतर सिंह की बैठक में लड़की आई हुई है, वे इनके कौन है? लड़की के तो मामा है। और भी देखिएगा इसमें, देखिए लड़का फिर क्या बोला है, मैं भी मामा के यहाँ हूँ, उनका घर गुरु बाजार में। लड़का भी मामा के यहाँ है, लड़की भी मामा के यहाँ है। लड़का का घर, मामा का जो घर है वह गुरु बाजार में है। देखिएगा इतने में दुकानदार, कहने का मतलब इतने में दुकानदार क्या हुआ कि उस जो दूसरा आदमी जो सामान ले रहा था उसको दे दिया, और ये दोनों भी सामान लेने गए थे। लड़का गया था दही लेने मामा की सर धोने के लिए, और लड़की भी कुछ रसोई घर की सामान लेने गई थी। और दूसरा दुकानदार जब सामान ले रहा था, जब ये दोनों आपस में बातचीत करने लगे, और जब उस दूसरे आदमी को जब सामान दे दिया गया तब दुकानदार इन दोनों को सामान दिए। फिर आगे देखिए क्या हुआ, लड़के ने मुस्कुरा कर पूछा, फिर सामान इनको दे दिया गया, लड़का लड़की दोनों के दोनों वहाँ से चल दिए। फिर आगे देखिएगा, लड़के ने थोड़ा आगे गया और बात मुस्कुरा कर लड़की से क्या पूछता है, देखिएगा लड़के ने मुस्कुरा कर पूछा तेरी कुरमाई हो गई, लड़का पूछता है उस लड़की से। फिर देखिएगा लड़की, इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर, थोड़ी सी कुछ आंखें चढ़ाई और आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई, और लड़का मुंह देखता ही रह गया। इस प्रकार आपस में वो दोनों का जो बचपन में संवाद हुआ था, मतलब संवाद का मतलब बातचीत होता है, वार्तालाप करना आपस में। 5 नंबर जो प्रश्न है, 5 नंबर प्रश्न देखिएगा। 5 नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है? 5 नंबर प्रश्न है, कल देखते नहीं यह रेशम से कड़ा हुआ सालू। यह सुनते ही लहना सिंह की क्या प्रतिक्रिया हुई? देखिए यह पंक्ति उसी समय की है जब लड़का बार बार लड़की से पूछता था कि तेरी कुरमाई हो गई, तेरी कुरमाई हो गई। एक दिन लड़की बोलती है कि देख नहीं रहे हो, मेरा जो कुरमाई है कल ही हो गया, और यह रेशम से कड़ा हुआ सालू, मतलब कि रेशम से कड़ा हुआ होता है ना, शादी होने के बाद चुन्नी उन्नी नहीं पहना रहता, उसी तरह से वो लड़की पहनी हुई थी। और उस लड़का को इस तरह से, ये जो पंक्ति है, ये पंक्ति वो लड़की जो उस लड़का को बोला। यह जब लड़का को जब पता चला कि इस लड़की की शादी हो गई, तो उसके साथ क्या मतलब अंदर से फीलिंग हुआ, उसी बात को लिखना है। मतलब लहना सिंह के साथ कैसी प्रतिक्रिया हुई। देखिएगा आंसर में क्या बोल रहा है, यह बात सुनते ही लहना को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया, साथ ही साथ वह अपनी सुध बुध खो बैठा। इसलिए घर वापस आते समय एक लड़के को नाली में धकेल दिया।
एक कुत्ते को पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। देखिए, क्योंकि इसको तो अंदर से आग जलने लगा, क्योंकि यह कब से उम्मीद लगाया हुआ था, उस लड़की से सच्चा प्रेम कर रहा था। और जब इसे पता चला, एक मतलब जाहिर सी बात है, अगर किसी के साथ ऐसा हो तो थोड़ा बहुत अंदर से ऐसा फीलिंग होता है। ठीक उसी प्रकार लहना सिंह के साथ भी हुआ। क्या यह घर जाते जाते कितना कुछ कर दिया, मतलब क्या क्या किया देखिएगा। वो एक लड़के को नाली में धकेल दिया, वही मोरी में। और क्या, इतना ही नहीं, कुत्ते को पत्थर भी मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। इतना ही नहीं, सामने आती हुई वैष्णवी से टकरा कर अंधे की उपाधि पाई, तब जाकर के कहीं घर पहुंचा। चलिए इसको समझाते हैं। एक सामने से एक वैष्णवी आ रही थी, जो कि मतलब पूजा पाठ करने वाली थी, उससे भी जाकर टकरा गया। अब वो लड़की क्या बोली, अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता, इस तरह से वो लड़की बोलकर छोड़ दी। और इस प्रकार ये लड़का ये रास्ता में खचराई उचराई करते उठते तब जाकर के ये लहना सिंह जो अपने घर पे पहुंचा। बस इस प्रश्न का उत्तर इतना ही है। आप, हमें आशा है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आता होगा। आप किसी भी किताब को पलट कर देख लीजिए, इतने आसान शब्दों में किसी भी किताब में प्रश्न उत्तर नहीं है। यहाँ तक कोई टीचर भी इतने आसान तरीक़ा से प्रश्न उत्तर नहीं कराते हैं जितने आसान तरीके से हम आप लोगों को करा रहे हैं। 6 नंबर प्रश्न देखिएगा। 6 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, जारा क्या है, मौत है और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीरा के इस कथन का क्या आशय है। देखिएगा, यह पंक्ति उसी समय की है जब वहाँ पे मैदान में युद्ध छिड़ गया था, मतलब युद्ध छेड़ा गया था और युद्ध वहाँ पे हो रहा था। उसी समय देखिएगा, उसी समय वजीरा जो है उस लहना सिंह से बोलता है। वो लहना सिंह क्या कर रहा था, अपना पूरा जर्सी, पूरा कोट, सब कुछ लेकर के किसको दे दिया था, बोधा सिंह को दे दिया था। और अपने एक मतलब उस कपड़ा में था जिस कपड़ा में बहुत ज़्यादा उसे ठंडा लग रहा था, पूरा तरह से वो कपड़ा भी नहीं पहने हुआ था। तो इसीलिए वजीरा से उसे समझाते हैं कि लहना, मैं सब समझ रहा हूँ, तुम स्वयं अपने सही से रहते नहीं हो, अपनी सारे जर्सी, सारे कोट सब बोधा सिंह को देते जा रहे हो और खुद पे इतना कष्ट उठा रहे हो। अरे यहाँ थोड़ा सही से रहो, क्योंकि यहाँ मर जाओगे तो यहाँ पर तुम्हें मुरब्बे नहीं मिलेंगे। मुरब्बे कहने का मतलब ये खाने वाला मुरब्बा नहीं, मतलब यहाँ पर तुम्हें ज़मीन नहीं मिलेगा। और निमोनिया कहे तो ठंडा से मरने वाले को। जारा क्या है, जारा मौत है। और यहाँ पे जो जारा से मरता है उसे यहाँ पर जगह नहीं मिलता है, क्योंकि जो यहाँ पर मरता है उसे जहाँ का तहाँ वहीं पे छोड़ दिया जाता है, उसे दफनाया नहीं जाता। इस तरह से वजीरा से बोलते। चलिए इसका हम आंसर देखते हैं, वो तो फिलहाल समझाए हैं, अब इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। देखिए उत्तर में क्या बोल रहा है, वजीरा सिंह के इस कथन का आशय है कि वहाँ युद्ध के मैदान में अत्यधिक ठंडा पड़ रही है, जिसके कारण ऐसा लगता है कि मानो उसकी जान ही निकल जाएगी। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, उस लहना सिंह को लग रहा है। वैसे भी इस स्थिति में इतने लोगों को निमोनिया हो रहा है, कहने का मतलब इतने लोगों को ठंडा लग रहा है, उन्हें मरने के लिए स्थान भी नहीं मिल रहा है। बस इतना आंसर काफ़ी है। वजीरा सिंह का कथन ही तो पूछा है, तो वही है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ रहा है और वहाँ पर जो है मरने के लिए स्थान भी नहीं मिल रहा है। इसका उत्तर थोड़ा आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ज़्यादा इसमें विशेष कुछ है नहीं। हमें आशा है कि आप लोगों को समझ में आ जाएगी। चलिए 7 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, कहती है तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में किसकी ओर संकेत है। देखिए यह कथन उसी समय की, मतलब मेम साहब के यहाँ ये लोग नहीं जाते थे और ये लोग को बहुत दूध, बहुत सारा चीज़ दिया जाता था, दूध हो चाहे फल फूल, बहुत चीज़ दिया जाता था। जब ये लोग बदले में पैसा देते थे तो वो मेम साहब पैसा भी नहीं लेती थी, क्योंकि उनका मानना था कि आप लोग राजा है, मेरे मुल्क को बचाने आए हैं, मैं आप लोगों से कैसे पैसा ले सकती हूँ। वही प्रश्न है। देखिएगा उत्तर बोल रहे हैं, कहती है तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में फ्रांस की मेम साहब की ओर संकेत है। देखिए इसका आंसर जो है इतना ही काफ़ी है। बाकी आप चाहे तो इसको लमड़ा उमड़ा कर इधर उधर करके थोड़ा बहुत आंसर बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर सटीक आंसर की बात करें तो इतना ही सटीक आंसर है। और देखिएगा इसमें 8 नंबर प्रश्न, लहना के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था। चलिए देखते हैं क्या कहता था। लहना के गांव में आया तुर्की मौलवी कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वे वेद पढ़कर विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। देखिए किस तरह से गांव में आया था, लोगों को किस तरह से भड़का रहा था वो जो मौलवी था। क्या बोल रहे हैं कि लहना के गांव में आया तुर्की मौलवी इस तरह से लोगों को बोल बोल कर भड़का रहा था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वे वेद पढ़कर विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। मंडी में बनियों कहे तो लोगों को क्या करता था, बहकाने का काम करता था। लोगों को बहकाता था कि डाक खाने से रुपया निकाल लो, सरकार का राज्य क्या है, जाने वाला है, अगर उसमें तुम्हारा पैसा रहेगा तो उसी में मतलब पैसा भी तुम लोग का गायब हो जाएगा। इस तरह से लोगों को वहाँ पर बहका रहा था ये जो मौलवी आया था सो। और देखिएगा वह अपनी मीठी मीठी बातों से लोगों को अपनी ओर प्रतिलोभित कर रहा था। इतना ही नहीं, क्या कर
रहा था तबीज निकाल कर औरतों को दे रहा था कि अगर आप लोगों को लड़का नहीं होता, अगर बाल बच्चा नहीं हो रहा था, इस तबीज को पहनिए, आप लोगों को बाल बच्चा होगा। इस तरह से वो मौलवी जो था ठगने की वहाँ पर कार्य कर रहा था लहना के गाँव में आकर। बस इतना आंसर काफ़ी है। एक बार आप लोग इसको वीडियो को क्या कीजिएगा, रुक रुक कर सभी प्रश्न का उत्तर लिख लीजिएगा। 8 प्रश्न हो गया। चलिए हम लोग 9वां प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिएगा 9 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। और 9 नंबर प्रश्न यही है कि लहना सिंह का दायित्व बोध और उसकी बुद्धि दोनों ही अस्पृहणीय है, इस कथन की पुष्टि करें। चलिए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर और आप लोगों को समझाने की प्रयास करते हैं, आप लोग समझने के प्रयास कीजिएगा। देखिए उत्तर क्या है। हाँ, ये सत्य है कि लहना सिंह की दायित्व बोध और उसकी बुद्धि दोनों ही अस्पृहणीय है। अब कैसे है, चलिए देखते हैं, इसको समझते हैं। लहना सिंह ने जिस तरह अपना दायित्व निभाया वे सच में काबिल तारीफ है। देखिए वो किस तरह से अपने दायित्व को निभाया। सूबेदार ने जो है वचन दी कि मेरे पति को, मेरे पुत्र को उसी तरह से रक्षा करना जिस प्रकार तूने मेरी रक्षा की थी, तांगे वाले के नीचे आने से बचाया था। और लहना सिंह केवल इस वचन को लेकर ही नहीं रहता, इस वचन को निभाता भी है और अपने दायित्व को निभाता। दायित्व कहे तो उस पर जिस मतलब उसके ऊपर कुछ सौंप दिया जाता है बातों की, इस दायित्व का आपको निभाना है। समझ रहे हैं आप लोग ना, उसी को हम लोग दायित्व बोलते हैं। मतलब उसके ऊपर कुछ दायित्व लेकर दे देना, इस तरह से होता है ना। तो उन्होंने क्या किया, लहना सिंह ने अपने उस जो सूबेदार ने जो वचन दी थी, दायित्व दी थी, उसे निभाया। इतना ही नहीं, लहना सिंह देखिएगा और क्या क्या किस तरह से वो क्या क्या काम किए। देखिएगा लहना सिंह ने जिस तरह अपना दायित्व निभाया वो सच में काबिल तारीफ है। सच में वो मतलब बहुत अच्छा से दायित्व निभाया। आगे देखिए, क्योंकि सूबेदारनी ने अपना आंचल पसार कर अपने पति और अपने बेटे की जान बचाने की भीख मांगी थी, लहना सिंह अपनी जान की परवाह किए बिना उन दोनों की जान बचाई। देखिएगा आगे, इतना ही नहीं, लहना ने जमादार पद का दायित्व भी बखूबी से निभाया। समझ रहे आप लोग, उनके द्वारा तो दी गई वचन को तो निभाया ही निभाया, और जमादार पद का इसका भी जो है दायित्व बहुत ही अच्छे से निभाया। हमें आशा है कि इसका उत्तर भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इतना आसान उत्तर आप लोग को किताब में नहीं मिलेगा। वीडियो को रोक कर आप लोग एक काम कीजिएगा, वीडियो को रोक रोक कर सारे प्रश्न का उत्तर लिख लीजिएगा। चलिए हम लोग 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है। 10 नंबर प्रश्न बोल रहा है, प्रसंग एवं अभिप्राय बताएं। देखिए इस तरह से अगर कभी भी आप लोगों से एग्जाम में अगर प्रश्न पूछ दिया जाए तो आप लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर उन्हीं बातों का ध्यान रखिएगा तो 5 नंबर में पूछेगा, आपको मात्र 2 से 3 नंबर दिया जाएगा और 2-3 नंबर काट लिया जाएगा। 2 नंबर दिया जाए तो 3 काट लिया जाएगा, 3 नंबर दिया जाए तो 2 नंबर काट लिया जाएगा, निश्चित ही काट लिया जाएगा। इसीलिए अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आप लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना है। देखिए पहले प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, जन्म भर की घटना एक एक करके सामने आती है, सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय के धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर समझते हैं हम लोग। देखिए प्रश्न का उत्तर के पहले अगर इस तरह से अगर प्रश्न पूछ भी दिया जाए तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले उस ऊपर हेडिंग में क्या बना देना है कि जिस पाठ से लिया गया रहेगा उस पाठ का नाम और जिस लेखक द्वारा लिखा गया रहेगा उस लेखक का नाम इसमें आप लोगों को लिख देना है। जैसे देखिएगा, प्रस्तुत पंक्तियाँ लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी, किसने लिखे हैं तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उन्हीं ने लिखे हैं, हाँ वही लिखे हुए हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा लिखित चाहे रचित वही होता है, गुलेरी जी द्वारा रचित उसने कहा था शीर्षक पाठ से लिया गया। इतना आप लोग को हेडिंग बनाना है, क्योंकि इसी हेडिंग पे 2 से 3 नंबर देता है। अगर ये हेडिंग नहीं बनाएगा तो 2-3 नंबर ऐसा ही काट लेगा। उसके बाद हम लोग पैराग्राफ चेंज करेंगे और पैराग्राफ चेंज करने के बाद तब लिखेंगे कि इस पंक्ति का मतलब क्या होगा। देखिए इस पंक्ति का आशय बड़ा ही भावुक है, सच में भावुक मतलब भावात्मक है। इसमें हम लोग क्या होते हैं, इसमें हम लोग इसी की तरफ मतलब मोह हो जाते हैं। जब हम लोग इसको पढ़ते हैं तो इसी की तरफ खो जाते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि सच में हम लोग शायद फिल्म नहीं, सच में मेरे साथ ऐसा हो रहा है, हम लोग सच में देख रहे हैं, सामने हो रहा है, नज़र के सामने, ऐसा लगता है देखने में। मतलब भावात्मक है। देखिएगा इस पंक्ति का आशय बड़ा ही भावात्मक है। जब लड़ाई खत्म हो जाती है तो सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा गलत टाइप हो गया, लहना सिंह होगा। जब लड़ाई खत्म हो जाती है तो लहना सिंह को अपने 12 वर्ष की अवस्था याद आने लगती है। अब समझिएगा कौन वाली अवस्था याद आती है। जब लड़ाई खत्म हो जाती है तो लहना सिंह को अपने 12 वर्ष की अवस्था याद आने लगती है। अमृतसर शहर के चौक पर दही वाले की दुकान पर मिली 8 वर्ष की लड़की तेरी खुरमाई हो गई, धत कहकर देने वाली जवाबें उनको बहुत ज़्यादा याद आने लगती है और बहुत ज़्यादा याद जो उनको सताने लगती है। उसी चौक पर जब मिले थे 8 वर्ष की लड़की से ये 12 वर्ष का लड़का ये लहना सिंह,
और उस लड़की से बार बार ये लड़का पूछता था तेरी कुरमाई हो गई, तेरी कुरमाई हो गई, और लड़की हर बार जवाब में यही देती थी, धत धत कहकर भाग जाती थी। वह ये जो लहना सिंह का जब मृत्यु काफ़ी नज़दीक आता है तो लहना सिंह को ये सारी घटनाएं काफ़ी ज़्यादा याद आने लगती है और बहुत ही ज़्यादा इस याद में वो डूब जाते हैं। आगे देखिएगा, लहना सिंह जब उस जमादार पद पर नियुक्त हुआ तब उन्हें उस लड़की की याद बहुत ज़्यादा नहीं आ रही थी। सही बात है, जब कोई बड़ा बड़ा पद पर नियुक्त हो जाता है तो क्या होता है कि पीछे की बातों को थोड़ा सा भूलना पड़ता है, उसको इग्नोर करना पड़ता है अगर याद भी आए तो। ठीक उसी प्रकार इनके साथ हुआ, जब ये जमादार के पद पर नियुक्त हुए, बड़ा पद था, तो क्या हुआ कि इनको लड़की की याद बहुत कम आने लगा, बहुत न के बराबर समझिए कि नहीं याद आ रहा था। फिर भी आगे देखिएगा फिर क्या होता है, जब वो जमादार पद पर नियुक्त हुए तो उन्हें लड़की की याद बहुत ज़्यादा नहीं आ रही थी, लेकिन जब मृत्यु उनके काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आने लगती है, जिस समय मृत्यु काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आने लगती है तो सारी बातें याद बनकर आने लगती है। जब उनके मृत्यु उनके काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ गई तो सारी की सारी बातें लहना सिंह को याद आने लगा, बहुत ज़्यादा, जितना भी उनके ज़िंदगी में घटा था सारे बात याद आने लगा। फिर देखिएगा, अर्थात सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं और समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। मतलब जब उनका मृत्यु काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आया ना तो एक एक घटना उनको याद आने लगा। सूबेदारनी के मतलब वो 8 वर्ष की लड़की के साथ किस तरह से ये बातचीत किए थे और उनके साथ किस तरह से कौन कौन सा घटना घटित हुआ था, सारे घटना इनको याद आने लगती है। यही होता है, सही बात है, अगर किसी की मृत्यु अगर काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ जाए तो उन पर से क्या होता है कि सारे दृश्यों का रंग साफ हो जाता है और पीछे की सारी घटना क्या होता है, याद आने लगता है। ये सही बात है, ऐसा होता है, सबके साथ ऐसा होता है। कई प्रश्न यहाँ तक हम लोग देख लिया, अभी तकला 10 तकला देख लिए। चलिए हम लोग आगे 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए 11 नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है, थोड़ा सा गला बजा हुआ है इसलिए आवाज़ थोड़ा सा फ्रेश नहीं आ रहा है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सही से, ठीक है ना। देखिए 11 नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है, मर्म स्पष्ट करे। 11 के क और ख 2 प्रश्न दिया हुआ है, इसमें भी उसी तरह से करना है। जब भी अगर ऐसा प्रश्न पूछे तो आप लोग को हेडिंग बना देना है, नहीं तो नंबर काट लेगा उसमें से, ठीक है ना। देखिएगा मर्म स्पष्ट करना है, इसमें क्या बोल रहा है क में, अब के हार में, हार का मतलब आषाढ़ होता है, ठीक है ना। ये बहुत जगह पर हम देखते हैं जब पढ़ाते हैं तो कुछ शब्द का मतलब भी नहीं बताता, यहाँ तक कि हम जिस कोचिंग से पढ़ कर निकले हुए वहाँ भी इस तरह से प्रश्न का मतलब भी ना बताते थे। यहाँ पूछने पर भी बोलते थे कि मतलब कि स्वयं से ही जाकर पढ़वा रहे, जब हम स्वयं से पढ़ेंगे तो क्यों आपसे पढ़ेंगे, मतलब छोड़िए किसी भी कोचिंग का हम नाम नहीं लेना चाहते विशेष रूप से। खैर इस प्रश्न को पहले पढ़ते हैं। अब के हार में, हार का मतलब आषाढ़ होता है। अब के हार में यह आम खूब फलेगा, चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना, जितना बड़ा भतीजा है उतना ही यह आम, जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। देखिए यह पंक्ति उसी समय की है जब लहना सिंह की मृत्यु काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ जाती है और लहना सिंह का इच्छा होता है कि मैं अपने भाई कीरत सिंह की गोद में मरूं, लेकिन ऐसा होता है कि वो अपने भाई कीरत सिंह के गोद में नहीं मरकर वो वजीरा सिंह के गोद में उनका सर होता है। और जब वो पूछते हैं कि कौन, मेरे भाई कीरत सिंह हो, तो वजीरा सिंह उस समय क्या बोलते हैं, वो भी थोड़ा सा झूठ बोल देते कि हाँ मैं कीरत सिंह ही हूँ। तो ये सारी पंक्तियाँ उसी समय वो लहना सिंह बोलने लगते हैं। चलिए इसका उत्तर समझते हैं। पहले उससे पहले बताएं आप लोगों को हेडिंग बनाना होगा उत्तर लिखने से पहले। हेडिंग देखिएगा, प्रस्तुत पंक्तियाँ लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा लिखित चाहे रचित बात वही होता है, उसने कहा था शीर्षक पाठ से लिया गया है। पैराग्राफ चेंज करेंगे, लिखेंगे लहना सिंह बुरी तरह जख्मी है, ठीक है, लहना सिंह बुरी तरह से जख्मी हो चुका है। अब किस तरह से हुआ हम पाठ पढ़ाएं, आप लोग देखे भी हुए हैं, न देखे हैं तो देख लीजिएगा। लहना सिंह बुरी तरह से जख्मी है, उसका अंतिम समय निकट आ चुका, उसका अंतिम समय निकट आ चुका प्रतीत हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वह मरने वाले, वही बात लिखे, उनका अंतिम समय निकट आ चुका प्रतीत हो रहा है। ऐसे अवस्था में वह अतीत और भविष्य की स्मृतियों में उलझा हुआ है। कहने का मतलब लहना सिंह का मृत्यु इतना ज़्यादा नज़दीक आ गया है कि वो कभी अतीत के बारे में सोचते हैं, भूतकाल के बारे में सोचते हैं, तो कभी भविष्य के बारे में सोचते हैं। कभी अतीत की घटना उनको याद आने लगती है, अतीत के बारे में बार बार वो सोचने लगते हैं, कभी भविष्य के बारे में सोचने लगते हैं, ऐसा वैसा। मतलब इस तरह से वो अपने मौत के बीच इस तरह से वो अभी वो मतलब उनका जो है ना ज़िंदगी इस तरह से घूम रहा है, ये सारी बातें उनको याद आ रहा है। चलिए इसको और सब प्रश्न का उत्तर देखते फिर आप लोगों को समझाते हैं। उनका अंतिम समय, सॉरी फिर से इनको रिपीट कर देते। लहना सिंह बुरी तरह से जख्मी है, उसका अंतिम समय निकट आ चुका प्रतीत हो रहा है। ऐसी अवस्था में वह अतीत और भविष्य की स्मृतियों में उलझा हुआ है। कभी उसे अतीत की घटना याद आती है तो कभी उसे भविष्य की कल्पनाएं झकझोर जाती है। कहने का मतलब कभी अतीत की घटना उसे याद आती है, बीते हुए बात, तो कभी भविष्य की कल्पनाएं, भविष्य के बारे में वो कल्पना करने लगते हैं कि ऐसा वैसा। तो उसे क्या, ये कल्पनाएं सारे उसे क्या होता है, झकझोर देती है लहना सिंह को। ऐसी ही कल्पनाएं करते हुए वह जीरा से कहता है कि इस बार आषाढ़ के महीने में यह आम
खूब फलेगा, यह आम जो है खूब फलेगा, थोड़ा सा गलत टाइप हो गया, आप लोग समझिएगा। यह आम जो है खूब फलेगा, तुम और तुम्हारा भतीजा बैठकर खूब आम खाना। यह आम का पेड़ उतना ही बड़ा है, यह आम का जो पेड़ है उतना ही बड़ा है जितना बड़ा तुम्हारा भतीजा है। यह आम का पेड़ मैंने उसी महीने, सॉरी यहाँ समझिएगा, यह आम का पेड़ जो है मैंने उसी महीने लगाया था जिस महीने तुम्हारे भतीजे का, तेरे भतीजे का जन्म हुआ था। यह आम का पेड़ उतना ही बड़ा है जितना बड़ा तेरा भतीजा है। हम थोड़ा सा पंक्ति आगे पीछे बोल दिए थे, कोई बात नहीं, आप लोग वीडियो को रोक कर प्रश्न का उत्तर लिख लीजिएगा। समझ में आया इस पंक्ति का उत्तर? इस तरह से लाना से ये सारी बातों को उस वजीरा, उसको लगा कि मेरे भाई है और वो भाई समझकर उसको बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वजीरा सी थे और वजीरा सी उनका सर जो है गोद में लेकर बैठे हुए थे। और ये सारी बात ये लाना सी बोलते 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 बेचारा का मृत्यु काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ जाता है, बेचारा मर भी जाते हैं और पेपर में भी छप जाता है। आगे देखिएगा ख नंबर प्रश्न, और अब घर जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। इस प्रश्न को पहले समझिएगा। यह प्रश्न उसी समय का है जिस समय लहना सी युद्ध में लड़ने जा रहा था और वह सूबेदारनी के यहाँ से होते हुए आता है, सूबेदारनी से मिलता भी है। तब सूबेदारनी अपनी आंचल पसार कर भीख मांगती है कि जिस तरह तुमने मुझे दही वाले के दुकान पर, अमृतसर शहर में दही वाले की दुकान पर तांगे वाले के नीचे आने से बचाया था और खुद तांगे वाले के नीचे आ गया था, ठीक उसी प्रकार मेरे पति और मेरे बेटे की जानों की रक्षा करना। ये जो सूबेदारनी अपनी आंचल को पसार कर भीख मांगती है इस लहनासी से। चलिए उसी प्रश्न का उत्तर इसमें लिखना है। चलिए हम थोड़ा सा समझाएं, अब यहाँ पर हम लोग उत्तर लिखकर समझते हैं। देखिए, प्रस्तुत पंक्तियाँ लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा लिखित उसने कहा था शीर्षक पाठ से लिया गया है। इस तरह से आपको हेडिंग बनाना ही होगा, नहीं तो नंबर काट लेगा। ऐसा प्रश्न अगर पूछे तो हेडिंग बनाना ही होगा। देखिएगा, सूबेदारनी ने लहनासी को एक दायित्व सौंपा था। सूबेदारनी क्या की थी? लहनासी को एक दायित्व सौंपी थी कि उसके बेटे और पति के प्राणों की रक्षा करना। सौंपी थी ना, जब वो गई थी उसके घर, तो पता है आप लोगों को, आप लोग भी पाठ पढ़े हुए, आप लोगों को भी पता होगा। लहनासी ने उन दोनों की जान बचाकर उसे पूरा किया। जो सूबेदारनी जो दायित्व सौंपी थी, लहनासी ने उनके बेटे और उनके पति के जान भी बचाए और अपने जो वचन उससे लिए थे उस वचन को पूरा किए। देखिए, ऐसा होना चाहिए कि अगर किसी से आप प्रोमिस करते हैं, वचन लेते हैं, तो उसको निभाइए, यहाँ तक अंतिम सांस तक निभाइए, यहाँ तक जान न क्यों देना पड़ जाए, निभाना भी चाहिए। ठीक उसी प्रकार लहनासी यहाँ पर किए हुए हैं कि अपने जान तक दे दिए, लेकिन उन दोनों को थोड़ा सा चोट तक नहीं आने दिया। आगे देखिएगा, उसने घायल होने के बावजूद भी उन दोनों को गाड़ियों में भेज दिया और खुद वहीं रह गया। इतने घायल थे फिर भी बोधा सिंह और उनके पिता को गाड़ी में बैठा दिया, बोले आप दोनों चले जाइए, और वो लहनासी खुद नहीं गई, खुद वहीं पे रह गए इसने जख्मी होने के बावजूद भी। जब सूबेदार अपने बेटे के साथ जाने लगा तो उससे कहा कि घर जाओ तो सूबेदारनी से कह देना कि उसने जो मुझसे कहा था वह मैंने कर दिया। कौन बोलते हैं? लहनासी बोलते हैं कि गाड़ी में बैठ जाओ और घर पे जाना तो सूबेदारनी से बोल देना कि जो उसने मुझे कहा था वह मैंने कर दिया। क्या कहा था? तो कहा था कि मेरे पति और मेरे बेटे की जानों की रक्षा करना, चाहे तुम्हारी जान क्यों न देना पड़ जाए। इस तरह से सूबेदारनी भीख मांगती है और लहनासी इन सारी बातों को निभाता है, अपने जान तक दे देता है, जान की आहुति तक दे देता है, लेकिन उन दोनों को कुछ होने नहीं देता है। ऐसा होना भी चाहिए इंसान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एक लास्ट नंबर प्रश्न है। इसमें 12 नंबर प्रश्न को हम छोड़ दिए हैं क्योंकि वह इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम की दृष्टि से नहीं है, बोलिएगा तो उसको अभी करा देंगे, लेकिन छोड़ दिए हैं। चलिए 13 नंबर प्रश्न है, उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है, वर्णन कर। देखिए, यह प्रश्न पिछले कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसलिए हम बोलेंगे कि यह प्रश्न जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। देखिए, उसने कहा था कहानी में लेखक लहनासी के सच्चे प्रेम को दर्शाया है। सही बात है, सच्चे प्रेम को दर्शाया गया है। यह कहानी अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से शुरू होती है, जहाँ पर एक 12 वर्ष का लड़का 8 वर्ष की लड़की को तांगे वाले के घोड़े के नीचे आने से बचाता है। आप लोग भी पाठ को पढ़े हुए, शुरू में हम इस बात को बताए हैं, और खुद उस टांग के नीचे चला जाता है। ऐसा होना भी चाहिए इंसान। और उसी समय इस दोनों का आपस में दिल में प्यार हो जाता है, लेकिन ऐसा होता है कि ये दिल में बसाए रखते हैं, लेकिन इनको वो लड़की नहीं मिलती, उस लड़की को ये लड़का नहीं मिलता है, क्योंकि उसका शादी कहीं और हो चुका था पहले से। आगे देखिएगा, और फिर उससे पूछता है कि तेरी कुरमाई हो गई क्या। उसी समय जब तांगे वाले के घोड़े के नीचे आने से बचाता है और पूछता है तेरी कुरमाई हो गई क्या। थोड़ी देर के बाद पूछता है सामान वामान लेने के बाद। उसके बाद देखिएगा, लड़की धत कहकर भाग जाती है। इससे यह साफ स्पष्ट होता है कि लहनासी के दिल में उस लड़की के लिए प्रेम था। सही बात, इससे साफ स्पष्ट होता है कि लहनासी के दिल में उस लड़की के लिए प्रेम था। वह प्रेम निश्चल इसलिए था, वह प्रेम जो था वह प्रेम सच्चा प्रेम, निश्चल प्रेम इसलिए था क्योंकि लहनासी ने उस लड़की के द्वारा दिए गए वचन को अपना वचन समझकर निभाया और अपने प्राण की आहुति तक दे दी। समझिएगा आप लोग इस प्रश्न को उत्तर ध्यान से। सही बात है,
इसलिए वह प्रेम निश्चल था, इसलिए वह प्रेम सच्चा था, क्योंकि लहनासी ने अपनी जान की परवाह किए बिना उसके पति का, उसके बेटा का रक्षा किया और अपनी जान की आहुति तक दे दिया और उन दोनों को जान बचा लिया। क्या रिश्ता था सूबेदारनी से? कुछ रिश्ता नहीं था आपस में, यहाँ तक वो जानते भी नहीं थे, फिर भी कुछ रिश्ता था ही नहीं, फिर भी उनके पति और उनके बेटे के जानों की रक्षा किए। ये होता है एक सच्चा प्रेम। लेकिन आज की समय के जो प्रेम है, जो प्रेम प्यार जो बताया जा रहा है, वह एक मतलब पैसे पे बिक रहा है। लेकिन ये लहनासी के समय का जो बात है, यह ऐसी बात नहीं था। तो इस तरह से आपका चैप्टर जो है इतना ही पे ख़त्म होता है। इसका हम एक्सप्लेन भी करा दिए, इसका प्रश्न उत्तर भी हो गया। बस बहुत जल्दी इसका हम ऑब्जेक्टिव लेकर आने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को, अगर ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा प्यारा सा एक, जिससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। प्यारा सा एक कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, हो सके तो वीडियो को शेयर भी कीजिए जो 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। और इंतजार कीजिए, बहुत ही जल्दी इस चैप्टर का हम ऑब्जेक्टिव लेकर आने वाले, MVBI ऑब्जेक्टिव, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बस इतना ही, जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, और जय हिंद जय भारत।